आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है एक कर्ज एक अदायगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक कर्ज एक अदायगी। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। हॉस्टल में 7 से 9 वाला पढ़ाई का घंटा चल रहा था। वातावरण में एक सुखद शांति व्याप्त थी। दिन भर की आपाधापी के बाद मैंने भी अपने को आराम कुर्सी की गोद में डाल दिया था। पैरों पर हल्का ऊनी शाल था और हाथ में हर्मिना ब्लेक की गोल्डन मून ऑफ अफ्रीका पुस्तक। तभी लगा दरवाजे पर कुछ खुसर पुसर हो रही है। पुस्तक पर से नजरें हटाए बिना ही मैंने कहा, यस कम इन। रोहिणी और सुजाता ने डरते डरते प्रवेश किया। कहो। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अरे बोलो न, क्या फिर अरोड़ा से झपड़ हो गई है? जी नहीं। फिर? जी वह राम कुंवर है ना, बहुत जोर से रो रही है। सुजाता ने खबर दी। बहुत जोर से रो रही है? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब है फूट फूट कर रो रही है, रोहिणी ने बतलाया। 10वीं में पढ़ती थी ना, इसीलिए उसकी भाषा संवरी हुई थी। भाई क्यों रो रही है? जरा ठीक से खोल कर क्यों नहीं बताती? मैंने खींच कर कहा। दीदी, उसके पास 50 रुपए जो थे किसी ने निकाल लिए। 50? वही तो नहीं जो सुबह मनी आर्डर से आए थे? जी हाँ, मनी आर्डर लेकर उसने जल्दी में डेस्क में ही रख दिया था। स्कूल की बस आ चुकी थी ना, इसलिए। पागल है, मेरे पास रख जाती। उसे कहो ठीक से देखे, किसी किताब में रख दिए होंगे। शाम से लेकर अब तक सारी किताबें कापियां देख डाली हैं, बिस्तर और संदूक तक नहीं छोड़े। सुजाता ने कहा। अच्छा जाओ, उसे मेरे पास भेज दो, मैंने उकता कर कहा। इतना अच्छा प्रसंग चल रहा था, इन लोगों ने उपन्यास का सारा मजा किरकिरा कर दिया। दोनों दरवाजों तक गई। रोहिणी ने ठिठक कर कहा, दीदी, हम कमरे में रहने वाली लड़कियों पर तो कोई शक नहीं करेगा। उसका चेहरा बड़ा करुण हो गया था। बड़े बाप की बेटी थी, स्वाभाविक था। दैट वी विल सी। तुम उसे भेजो तो। वे दोनों चली गईं। अब मुझे राम कुंवर की प्रतीक्षा थी। सुबह मनी आर्डर लेते समय उसका श्यामल चेहरा खुशी से कैसा खिल उठा था, मुझे भूला नहीं था। अगले हफ्ते ही हायर सेकेंडरी की परीक्षा के फॉर्म भरने थे। उसे विश्वास नहीं था कि फीस की रकम 48 रुपए उसका मिडिल पास चपरासी भाई एक साथ भेज सकेगा। मैडम ने उसे आश्वासन दिया था कि फीस की व्यवस्था हो जाएगी, फिर किस्तों में अदा होती रहेगी। मुझे सचमुच उस व्यक्ति की नीच मनोवृत्ति पर बड़ा क्रोध आया जिसने रामकुंवर के पैसों पर हाथ साफ किया था। जनजातियों के लिए सुरक्षित छात्रवृत्ति के सहारे वह हमारे यहाँ पढ़ रही थी। हर महीने घर से आने वाले 10-15 रुपयों के साथ वह तेल साबुन कापी पुस्तकों का खर्च बड़ी कुशलता से चलाती थी, और तारीफ यह थी कि माथे पर सिकन तक नहीं। लेकिन यह नुकसान सचमुच बहुत बड़ा था, इसीलिए उसके धीरज का बांध टूट पड़ा था। 5-10 मिनट बीते होंगे कि रामकुंवर दरवाजे पर थी। सीधे पल्ले की साड़ी में सिरा और हाथ ढके वह गठरी सी बनी हुई थी। तुमने फिर स्वेटर नहीं पहना ना? मैंने पूछा। स्वेटर मैं स्कूल में ही पहनती हूँ, दिन रात पहनने से गंदा हो जाता है, उसने दबी आवाज में कहा। उसका यह उत्तर भी रटा हुआ था, पर कर्तव्य के नाते मुझे कभी कभी टोकना भी पड़ता था। ज्यादा जोर देती तो यही कहती, यहाँ चादर ओढ़ने से भी काम चल जाता है,
या यह है कि हम लोग गांव के हैं, इतनी सर्दी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उसका बस एक उसूल था, यहाँ कैसे भी रहें, स्कूल में सब ठीक ठाक दिखना चाहिए। हाँ, यह रुपए खोने का क्या चक्कर है? मैंने मूल विषय पर आते हुए पूछा। आंसुओं का एक सैलाब सा फिर उमड़ पड़ा। मेरे सांत्वना भरे शब्दों के सहारे उसने वही कहानी फिर दोहरा दी और मैंने उसकी लापरवाही पर नरमी के साथ एक लेक्चर पिला दिया। लेकिन इसके बावजूद समस्या तो अपनी जगह वैसी ही थी। प्रश्न सिर्फ खोए हुए पैसों का नहीं था, पैसों का दोबारा इंतजाम भी बहुत जरूरी था। फॉर्म भरने में तो अभी एक हफ्ता है, तब तक तुम्हारे भाई के पास पत्र पहुंच जाएगा ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मेरी ओर देखा। हम लोग यहाँ भी खोजबीन करेंगे, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। पर तुम्हारे भाई को समय रहते खबर होना बहुत जरूरी है। दीदी, उसने कुछ ठहर कर कहा, मैं परीक्षा अगले साल दे दूंगी। घर से दोबारा पैसे मंगवाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। पागल हो गई हो? 50 रुपए के पीछे साल बिगाड़ेगी और अगले साल वजीफा मिल ही जाएगा। इसका क्या ठीक है? 50 रुपए? मुझे मालूम है मेरे दादा ने ये रुपए कैसे जुटाए होंगे। इसको लेकर घर में भौजी से कितनी कलह हुई होगी, इसकी कल्पना मैं कर सकती हूँ। इसी से तो कह रही हूँ, दोबारा पैसे मंगाने की मैं बात भी नहीं सोच सकती। और फिर वह फफक कर रो उठी। यह समस्या उसके लिए सचमुच बड़ी रही होगी, नहीं तो घर की बात जबान पर लाते उसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। सहनशीलता ही उसकी विशेषता थी, यही उसे अपने साथ की लड़कियों के बीच लोकप्रिय बनाए हुए थी। इस छात्रावास में प्रतिवर्ष 2 सीटें आदिवासी तथा जनजाति की छात्राओं के लिए सुरक्षित थीं और मेरे लिए ये लड़कियां बड़ा ही सिरदर्द साबित होती रही थीं। बेचारी एकदम भिन्न वातावरण और परिवेश से आती थीं और इस नए जीवन से बौखलाई सी रहती थीं। कुछ तो अपना अलग ग्रुप बना लेती, कुछ एडजस्ट न कर पाने के कारण घुन्नी या फिर झगड़ालू बन जाती। लेकिन राम कुंवर इन सबसे अलग थी। वह शायद छठी कक्षा में हमारे यहाँ आई थी, पर उसने जल्दी ही इस नए माहौल को आत्मसात कर लिया था। देखते ही देखते उसकी भाषा में निखार आ गया था, रहन सहन भी साफ सुथरा हो गया था। पर इतने पर भी उसने अपनी वेशभूषा नहीं बदली थी और न अपने साथ की लड़कियों से कभी ईर्ष्या की थी। अपने इसी मौजी स्वभाव के कारण वह जल्दी लोकप्रिय हो गई थी। उसे कमरे में भेजकर मैं बड़ी देर तक समस्या पर विचार करती रही। सबसे पहला विचार कमरों की तलाशी लेने का आया, पर फिर तुरंत उसे त्यागना पड़ा, क्योंकि नोटों के नंबर तो मैंने नोट किए हुए नहीं थे। फिर उनकी कोई खास पहचान क्या होती? इसके अलावा तलाशी लेने पर काफी दुखद परिणामों की संभावना थी। पिछले वर्ष राधिका त्रिवेदी का उलन बेबी सेट खो गया था, न मिला। 8 दिन बाद शहर से रोज स्कूल आने वाली उसी की एक सहेली वह सेट लौटा गई थी। राधिका ने खुद दिया था और भूल गई थी। पर इस बात को लेकर हमें अभिभावकों के कई नाराजगी भरे पत्रों का सामना करना पड़ा था। राम कुंवर के कमरे में तो एक कलेक्टर की लड़की तथा 2 बहनें एक सुप्रसिद्ध वकील साहब की थीं और उन लोगों की नाराजगी की तो इतनी परवाह भी शायद नहीं होती। पर उसकी सजातीय छात्राएं शायद इस दुश्मनी को गांव घर तक निभाती। 10-15 रुपए की बात होती तो मैं खर्च भी कर सकती थी, परंतु 50 रुपए तो बहुत ज्यादा रकम थी। मेरी तनख्वाह सारी अपनी नहीं थी। घर पर कई जोड़ी आंखें उसकी प्रतीक्षा करती थीं। खैर, दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने नौकरों की सारी फौज को तलब किया। उन लोगों ने कस्में खाकर और आंसू बहाकर ऐसा नाटक किया कि मैं घबरा सी गई। इसके बाद मैंने खाने के कमरे में सबको इकट्ठा होने पर एक डांट भरा भाषण दिया।
फिर ऐलान किया कि भूल से या मजाक में या दुष्ट बुद्धि से ही सही, किसी ने पैसे लिए हों तो 2 दिन के अंदर मुझे दे जाएं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुझ पर विश्वास न हो तो मेरी मेज पर चुपचाप रख जाए, मैं उसी में संतोष कर लूंगी। 2 दिन बड़ी आशा और उत्कंठा में बीते। मैं ज्यादातर कमरे से बाहर बाहर ही रही ताकि चोर को मौका मिल सके, पर निराशा ही हाथ लगी। तीसरे दिन मैंने मैडम प्रिंसिपल की शरण ली। उनका बंगला हॉस्टल के अहाते में ही था। जब भी मेरे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती, मैं उन्हीं के पास दौड़ जाती। इतनी बड़ी चोरी की बात वैसे भी छिपाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने हमेशा की तरह शांति से सारी बात सुनी। फिर राम कुंवर को बुलाकर पूछा कि उसका किसी से झगड़ा तो नहीं है, उससे कोई जलता तो नहीं है, पैसे रखते समय कमरे में कौन था याद है? उसने सभी प्रश्नों के नकारात्मक उत्तर दिए। ईर्ष्या वाली बात पर थोड़ी हंसकर बोली थी, दीदी मुझसे कौन ईर्ष्या करेगा और किस लिए? उसके इस स्पष्ट तर्क पर हमें चुप हो जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मैडम ने कहा, देखो यह चोरी है, विशुद्ध चोरी। पैसे वापस नहीं आएंगे, लिख कर रख लो। अब सोचना यह है कि करना क्या है। वह दोबारा मंगाने पर तो राजी नहीं है, मैंने कहा। वह राजी होती भी तो मैं नहीं मंगाने देती। जस्ट थिंक इट इज ए ब्लास्ट ऑन अवर इंस्टीट्यूशन। लोग क्या सोचेंगे? वह बोली। तो क्या करें, 10-15 रुपए वाली बात होती तो तुम भी दे देती, यही ना? तो क्या मैं नहीं दे सकती? पर यह समस्या का समाधान तो नहीं है। अच्छा ऐसा करो, प्रार्थना के बाद लड़कियों को रोकना, मैं आऊंगी। मैंने जल्दी जल्दी हॉस्टल लौटकर प्रार्थना कक्ष का मुआयना किया। सब ठीक ठाक था। इस महीने प्रार्थना कक्ष किरण के पास था, जो बड़े ही भक्तिभाव से तैयारी करती थी। बड़ी बहन जी के आने की बात सुनकर तो उसने धूप दीप पात्र एक बार फिर चमकाए, अगरबत्तियां 2-4 ज्यादा ही लगाईं। भजन के लिए निशा और मणिक को चुना, जिससे सुरताल ठीक चलता रहे। मैडम का क्या पता कब चुपके से आकर बैठ जाएं, क्योंकि प्रार्थना कक्ष में कोई उन्हें उठकर सम्मान दे उन्हें पसंद नहीं था। वह हमेशा चुपचाप आकर बैठ जाती। प्रार्थना समाप्त होते ही देखा, मैडम खिड़की में बैठ गई हैं। यह उनकी पेट सीट थी। वहीं से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। पहले तो इस चोरी के लिए सबको बहुत डांटा और दुख प्रकट किया। थोड़ा सा दोष राम कुंवर की लापरवाही का भी बताया। सदाचार पर एक प्यारा सा भाषण देने के बाद बोली, चूंकि यह चोरी हॉस्टल में हुई है और चोर पकड़ा नहीं गया है, यह हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व बन गया है। इसका जुर्माना हम सबको भरना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारी दीदी को इस दंड का भागी होना पड़ेगा। उनके रहते यह घटना हो जाना बड़े शर्म की बात है। मैं चाहूंगी कि वह 10 रुपए कल मेरे पास जमा कर दें। लड़कियां स्तब्ध रह गई थीं। मैंने कनखियों से मैडम की ओर देखना चाहा, पर डर हो गया कि कहीं हंसी फूट गई तो बना बनाया प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को भी इस नुकसान का थोड़ा भाग उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ 72 लड़कियां हैं, एक राम कुंवर तथा दूसरी प्राइमरी की छात्राओं को छोड़कर संख्या 60 बैठती है। प्रत्येक लड़की कल सुबह 8-8 आने दीदी के पास जमा कर देगी। और फिर मेरी ओर देखकर बोली, सुबह 9 बजे तक पैसे मुझे मिल जाएंगे। और हाँ, 10 रुपए जुर्माना मैं खुद दे रही हूँ। मेरे अनुशासन में जरूर कहीं कमी रही होगी, तभी आप लोगों को ऐसी शरारत सूझी है। आशा है भविष्य में मुझे भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। और वे बाहर निकल गईं। उनके जाते ही फुसफुसाहट प्रारंभ हो गई। कोई मैडम की प्रशंसा कर रही थी, कोई अज्ञात चोर को कोस रही थी। कुछ इसे राम कुंवर की चालाकी समझ रही थी, कुछ ने इसे अन्यायपूर्ण कदम भी बतलाए।
पर मैडम ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि 8 आने किसी के लिए ज्यादा भी नहीं थे और दूसरे दिन 9 बजे तक सारी रकम जमा हो गई थी और राम कुंवर के फॉर्म भरने में कोई रुकावट नहीं रह गई थी। लेकिन उस रात मैडम के भाषण के बाद राम कुंवर के चेहरे पर जो विषाद के बादल उतर आए थे, वे नहीं हट सके। सदा की उसकी प्रसन्न मुद्रा पता नहीं कहाँ लोप हो गई थी। लड़की जैसे बुझ सी गई थी। मैडम ने अपनी कल्पना में सबको एक सांकेतिक सजा दी थी, पर असल में वह सजा सिर्फ राम कुंवर भुगत रही थी। असहाय मानसिक व्यथा से उसका व्यक्तित्व करुड़ बन गया था। मेरे अनुपस्थिति में लड़कियां उस पर व्यंग भी करती रही होंगी, पर मुझ तक कभी कोई शिकायत नहीं आई और मुझे चुप रह जाना पड़ा। जनवरी के दूसरे सप्ताह में हर महीने की तरह उसके भाई का 10 रुपए का मनी ऑर्डर आया। वही मालगाड़ी सा पता था। मुकाम इंदौर पहुंचकर मार्फत मैट्रन बाई साहब के राम कुंवर बाई को मिले। हमेशा की तरह उस पते पर मुस्कुराते हुए मैंने राम कुंवर को बुलवाया। उसने दस्तखत किए, 10 का नोट लिया, पर अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं खड़ी रही। मैं हमेशा की तरह मेज पर हिसाब का रजिस्टर फैलाए बैठी थी। दीदी, उसने मेरा ध्यान बटाते हुए कहा। क्या है? उसने बिना कुछ कहे पैसे मेज पर रख दिए। यह क्या? आपके पैसे, वही जो फीस के लिए दिए थे, उसने हकलाते हुए कहा। पागल, वह तो मेरा जुर्माना था। वह कोई लौटाया जाता है? मुझे मालूम है वह कैसा जुर्माना था। वह मेरे लिए चंदा किया गया था। आप पैसे नहीं रखेंगी तो मेरा जी बहुत दुखेगा दीदी। पागल हुई हो? भला मुझे देकर तुम अपना खर्च कैसे चलाओगी? और देखो, मैंने अकेली ने ही तो नहीं दिए थे, ठीक है ना? मैंने शायद उसके मर्म को छू दिया था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सभी लोगों ने दिया है, मुझे मालूम है। मैं इन लोगों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकूंगी। इनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। दीदी, आप नहीं जानती मुझे इसका कितना सोच लगा रहता है। काश मैं किसी लायक होती। बाप रे, बात उसके मन में इतने गहरे तक बैठ गई है, मुझे पता नहीं था। उसको सांत्वना देने के लिए कठिन हो गया। कुछ संयोग ही था कि मैडम उसी समय राउंड पर आई हुई थी और मेरे कमरे की दहलीज पर खड़े होकर सारा दृश्य देख रही थी। व्हाट्स नाउ? मुझसे नजर मिलते ही उन्होंने पूछा। इस बुद्धू राम को समझा रही हूँ, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, कहते हुए मैंने सारी स्थिति समझा दी। राउंड अधूरा ही छोड़कर वह कमरे में आकर बैठ गई। राम कुंवर जी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? जी नहीं, उसने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ, यह रामायण कहाँ से टपक पड़ी, पर जानती थी मैडम कोई बात बेमतलब या बेमौके नहीं कहती। कुछ और बड़ी हो जाओ तब जरूर पढ़ना। बहुत अच्छा काव्य है, कई हृदय स्पर्शी प्रसंग उसमें हैं। जैसे एक है, हनुमान जब लंका से सीता की खोज करके लौटते हैं तो श्री राम उनके प्रति गदगद हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हनुमान का धन्यवाद कैसे करें। अंत में हार कर उन्होंने कहा, उपकारों के ऋण से दबे रहना ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं तो इसका मतलब है हम अप्रत्यक्ष रूप से उपकारी के लिए विपत्ति की कामना करते हैं ताकि उपकार का बदला चुका सकें। इसीलिए उपकार चुकाने की भावना त्याग देना ही श्रेयस्कर है। समझ रही हो न राम कुंवर? मैडम के चुप होते ही मैंने कहा, अब ये बेवकूफी भरे विचार मन से निकाल दो और पढ़ाई में जुट जाओ। साधना बतला रही थी इस बार टेस्ट में तुमने बहुत कम नंबर पाए हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है न? उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर हो गई। मैंने समझा मैडम के सुंदर शब्दों ने सचमुच उस पर असर किया है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उसकी मुद्रा, उसका व्यवहार पहले का सा सहज होने लगा। जब तक हॉस्टल में उसकी उन्मुक्त हंसी फिर गूंजने लगी, मुझे भी राहत मिली। फरवरी में 11वीं की लड़कियों के लिए
प्रिपरेशन लीव प्रारंभ हो गई। यूं भी फाइनल की लड़कियों पर मेरी ममता अधिक हो जाया करती थी। फिर इन छुट्टियों में तो अच्छा खासा रामराज स्थापित हो जाता था। चौबीसों घंटे तो पढ़ना नामुमकिन ही होता था। बस वे लोग दिन के 2 बजे तक मुश्किल से चुप रहती। फिर तरह तरह के नाश्ते बनते या मंगाए जाते। छोटे मोटे प्रहसन के स्वांग रचे जाते। अक्सर राम कुंवर एक बड़ा सा घूंघट निकाल कर देहाती नाच नाचती तो लड़कियों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाते। मुझे लगता वह चंदे की बात भूल चुकी है, लेकिन यह मेरा भ्रम था। जल्दी ही इसका पता मुझे लगा। छोटी क्लास की एक लड़की पता नहीं कहां से मम्स की सौगात ले आई और देखते ही छात्रावास में बीमारियों की रिले रेस शुरू हो गई। फूले फूले गालों वाली इस सेना की तीमारदारी करते करते मैं और दूसरा स्टाफ हाँफ सा गया। लाख कोशिशों के बावजूद हमें प्राइवेट नर्सें न मिल सकी और मैडम सरकारी अस्पतालों के नरक में लड़कियों को भेजने के लिए तैयार न हुई। इसी बीच एक दिन राम कुंवर ने मुझसे कहा, दीदी मुझे अपना हाथ बटाने दीजिए। मैंने हमेशा की तरह मीठी फटकार के साथ कहा, परीक्षा तुम्हारी सिर पर है, पढ़ने के लिए समय वैसे ही पूरा नहीं पड़ रहा है, और फिर इन्फेक्शन अगर हो गया तो? आप इन्फेक्शन की चिंता मत कीजिए, मैं लोगों की तरह नहीं हूं। मुझे आज तक कभी बुखार तक नहीं आया। रही पढ़ाई की बात तो फर्स्ट क्लास मेरा न कभी आया है न आएगा। सेकेंड डिवीजन की गारंटी। मैंने फिर भी अस्वीकृति में सिर हिला दिया तो वह धरना देकर बैठ गई। ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ूंगी, चाहे फेल भले ही हो जाऊं। उसकी इस अनोखी जिद की मैडम के पास शिकायत पहुंची। हमेशा की तरह उन्होंने शांति से समस्या को समझा और कहा, जया उसके अवचेतन में सबके लिए कुछ न कुछ कर सकने की बात घर कर गई है। उसका दिल मत तोड़ो। उसे कहो कि वो अपनी क्लास की लड़कियों की पढ़ाई में मदद करे। यह व्यवस्था सभी ने पसंद की। बस राम कुंवर जैसे वाट की ही होकर रह गई। दिन भर हिंदी अंग्रेजी इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ती, किसी की फरमाइश पर साइंस तक दोहरा डालती। यद्यपि यह उसका विषय नहीं था। कभी किसी के डेस्क से कोई कॉपी ढूंढ लाती, कभी किसी के लिए लाइब्रेरी की पुस्तकों से नकल कर देती। इसके साथ साथ ही मनोविनोद के लिए पत्र पत्रिकाओं का पारायण होता। दवाई देना, मौसमी का रस निकालना, बुखार देखना, सिर पर बाम मलना भी साइड बिजनेस की तरह चलता रहता। परीक्षा प्रारंभ होने तक सब बिस्तर छोड़ चुकी थीं। फिर भी बीमारी के दिनों में जो पढ़ाई हुई, उससे उन्हें बहुत सहारा मिला। जब वे मुक्त कंठ से राम कुंवर का धन्यवाद करती, तब उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। 22 मार्च को परीक्षाएं समाप्त हुईं। हॉस्टल छोड़कर जाने वाली लड़कियों के विदाई कार्यक्रम के 2 दिन आंसू और विषाद में डूब गए। हर साल मुझे एक बार इस करुण प्रसंग से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक कन्या की विदाई का दृश्य याद आ जाता, पर भूल कर भी यह इच्छा न होती कि ये लोग फेल होकर दोबारा पढ़ने के लिए आएं। राम कुंवर को जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई दी। पूछ रही थी, दीदी मैं 3-4 तारीख तक जाऊं तो कोई ऐतराज तो नहीं है? मुझे क्या ऐतराज होगा, पर बोर हो जाओगी? तुम्हारी साथ वाली तो जाएंगी। जाने दीजिए, मुझे यह जीवन फिर कहाँ मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ रह लेना चाहती हूँ। मेरा मन भर आया। मेरी सम्मति लेकर उसने भाई को 4 अप्रैल को आने के लिए लिख दिया। फिर आकर बोली, दीदी और लोगों की परीक्षाएं तो भी बाकी हैं न, मैं इनका कुछ काम बता दूं? पता नहीं क्या सोचकर मैंने हाँ कर दी। तब वह आश्चर्य मेरे सामने आया। 3 कदमों में पृथ्वी नापने वाले वामन की कथा तो कई बार सुनी थी, पर दोनों हाथों से सारा हॉस्टल व्याप लेने वाला आश्चर्य अपनी आंखों से देखा। पहले तो उसने हॉस्टल के सारे नियमों को ताक में रखकर आशा से भोजन कक्ष का, मीना से प्रार्थना कक्ष का, सुलभा से घंटी बजाने का सारे काम अपने हाथ में ले लिए। सुबह सवेरे 5 बजे उठकर बैठ जाती और रात को आखिरी घंटी बजाकर 10:30 पर सोती। छोटी लड़कियों की चोटी कर देती, बिस्तरे साफ करती, फिर उनको हिसाब के सवाल समझाती हुई
मेरे लिए कुर्सियों के कवर काटती। मैं कहती, छोकरी जरा आराम किया कर। दीदी, घर जाकर आराम ही तो करना है, वह उत्तर देती। उस दिन कवर्स तैयार हो गए थे। उसने कुर्सियों को झाड़ पोंछ कर नए कवर्स लगाए, नया मेज पोज बिछाया। फिर मेज की दराज को ब्रासों से चमकाने बैठ गई। मैडम उस दिन काफी अरसे बाद राउंड पर आई थी। शायद कहीं एग्जामिनर बनकर गई थी। वह कमरे के सामने से गुजरी तो ठिठक गई। क्या बात है जया, कमरा तो तुम्हारा एकदम चमक रहा है। जी, यह सब राम कुंवर की करतूत है। उसे डर है कि मैं उसे भूल जाऊंगी, इसलिए मेरी अलमारी से लेकर सारे कमरों के दरवाजों तक को इसने अपने रंग में रंग दिया है। अब सुबह शाम इसे याद किए बिना चारा नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा। वेरी गुड, मैडम ने कढ़ाई का मुआयना करते हुए कहा। लेकिन भाई, दीदी पर इतनी मेहरबानी और हमारे लिए कुछ भी नहीं। सच बताना, मुझसे ज्यादा तो इन्हीं की डांट खाई है ना। मैडम ने मुस्कुराकर कहा। राम कुंवर संकोच से गड़सी गई। फिर हौले से बोली, आपको आपको कुछ देने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। श्रद्धा से ओत प्रोत उसका यह वाक्य सुनकर मैडम ने उसे गले से लगा लिया। उनके रोबीले गौरवर्णीय व्यक्तित्व के सामने उसका सांवला बूटा सा शरीर अजब लग रहा था। मैडम ने भर्राए कंठ से कहा, हम तो अपनी राम कुंवर को इसलिए याद रखेंगे कि उसने हमें कुछ नहीं दिया। और उन्होंने उसका माथा चूम लिया। मैडम को इतना भाव विह्वल होते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।